हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस सेट 7वां कराया जाएगा और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं। तो आइए और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आइए जरा समझते हैं। देखिए क्या करा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, एक निश्चित दूरी है, तय कर रही है, एक चाल उसका दे रखा है और क्या करा है कि वही दूरियां 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि पूरी यात्रा 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं तो एक तरफ की दूरी बताओ। क्वेश्चन ये भी कर सकता था दोनों तरफ की दूरी बताओ। अब देखिए इन सब सवाल में ना मेन बात क्या है, आपको पकड़ना क्या है कि दिया क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सभी लोगों को पता होता है कि यहाँ पर फार्मूला एक लगाया जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय क्या लगा देगा ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या दे रखा है। तो आप अगर देखेंगे तो दे रखा है कुल समय। क्या दे रखा है? कुल समय दे रखा है। तो ये बताइए अगर हम कहते हैं कि कुल समय बराबर छोटा समय कहते हैं तो कोई दिक्कत है आपको? कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यानी कुल समय छोटा समैया के बराबर हो सकता है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समय को निकाल लिया जाए तो समय बराबर क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दूरी तो बराबर है तो काहे ना हम दूरी को x मान लें। दूरी को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। अब देखिए तो कुल समय कितना दिया है? 5 घंटा 30 मिनट। यानी 5 घंटा 30 मिनट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? 5 घंटा 30 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद से अब देखिए छोटा समय का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कितने तरीके से चले गए हैं? 2 तरीके से। एक व्यक्ति रेलगाड़ी द्वारा जा रहा है, एक पैदल जा रहा है। तो रेलगाड़ी वाले में जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो रेलगाड़िया का है 50 है ना। तो यह ना समय है जो बोले छोटा समय माने दूरी बटा चाल ही तो समय न हुआ। तो रेलगाड़िया का समैया है आप प्लस एक और समैया है। वो क्या है? दूरिया वही है। आप पैदल चल रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यो ना समैया है। तो वही तो बोले ना कि कुल समय बराबर छोटा समय प्लस छोटा समय। यही कॉन्सेप्ट है। तो दिमाग में रखे रहिएगा कि कभी भी अगर ऐसा दे तो कुल समय अगर दे रखा है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि छोटा समय के वो बराबर होता है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। बस अब कोई आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ये 30 एक 30 दूना 5 दूना 10 1 11 बटा 2 हो जाएगा और ये 50 एलसीएम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x। और ये 50 से 5 को काटेंगे 5 से काटेंगे 50 को तो 10 और ऊपर जाएगा तो 10 x ना हो जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 11 बटा 2 बराबर 11 x बटा 50। 11 से 11 कट जाएगा, 2 25 है 50। तो ये 25 इधर आएगा तो x बराबर 25 किलोमीटर। अर्थात जो एक तरफ की दो दूरियां माने थे वो 25 किलोमीटर ना आया तो एक तरफ की दूरी कितनी आई जी? 25 किलोमीटर। अगर दोनों तरफ का पूछ दिया होता तो गुणे 2 कर देते तो कितना हो जाता? 50 किलोमीटर ना हो जाता। तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यही था कि कुल समय बराबर छोटा समय। कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि कुल समय बराबर छोटा समय। तो छोटा समैया एक ठो ये लगा है एक ठो ई लगा है, दूरी बटा हमने चाल कर दिया। बाकी आपको पता है सरलीकरण हमने किया है, बस ये ना किया है। तो ऐसे सवाल में ध्यान दीजिएगा और ये देखिएगा कि कुल समय दे रखा है कि नहीं। अगर कुल समय दे रखा है तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया 25 किलोमीटर। ये ना हुआ। और अगर दोनों तरफ का पूछता तो 50 किलोमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी में लगाएंगे, दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार प्रतिदिन 25 लीटर दूध 12 रुपए के हिसाब से खरीदता है। देखिए एक बार क्या कर रहा है जी? क्रय कर रहा है। और दूसरी बार कर रहा है 5 लीटर पानी मिला करके उसको कुछ रुपए के हिसाब से बेच देता है। दूसरी बार क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब जरा बताइए पहले क्रय किया कितना? 25 लीटर दूध। कितना? 25 लीटर दूध। तो 25 लीटर दूध क्रय किया 12 रुपया के हिसाब से उसने
दिया तो ये बताइए कुल कितना रुपया हुआ। तो 25 बराइयम आपका हो गया 300 रुपया ना हुआ। तो 300 रुपया ये आपका कहाँ आ गया, क्रय मूल्य ना आ गया। अब उसके बाद वहां देखिए क्या करा, 5 लीटर पानी मिलाया। 5 लीटर पानी किस में मिलाएगा, दूधवा में मिलाएगा। दूधवा आपका कितना था, दूधवा आपका था 25, तो 25 में 5 मिलाएगा तो कुल 30 ना हो जाएगा। 30 ना हो जाएगा तो इसको बेच रहा है ना कितना के हिसाब से, 10 रुपया 40 पैसा के हिसाब से बेच रहा है ना। तो अब जरा देखिए, अभी इसका कुछ गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ये इसका जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटा देगा तो 3 का 104 में गुणा कर देंगे तो 312 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि क्रय कितना था 300 रुपया, विक्रय कितना आया 312 रुपया। 12 रुपया फायदा हुआ ना, फायदा हुआ ना। तो बताइए 12 रुपया फायदा हुआ, आइए लाभ कैसे निकालते हैं। तो 12 रुपया फायदा अब बटे क्रय मूल्यवा गुणे 100, तो ये इससे कट गया। 3 चौको 12, 4% का उसका क्या आ रहा है जी, लाभ आ रहा है। क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। ठीक है, तो बस ये। अच्छा, इसको अगर चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे, जरा देखिए 300 रुपया यही तो हमारे 100% के बराबर ना होता है ना। तो 312 रुपया बराबर कितना, यही कर लेंगे 312 गुणे 100 बटा 300, इससे कट जाएगा। 3 का नाम 3, 0 4 कितना आया जी 104%। 104% क्या है हमारा विक्रय मूल्य। तो लभवा कितना छुपा हुआ है इसमें, 4% छुपा हुआ है। बस, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आया 4%। कितना आया जी, 4%। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल पर हम लोग कुछ और भी सवाल बनाएंगे। पहले सवाल को लगा लिया जाए। तो जरा देखिए क्या कर रहा है सवाल, कह रहा है 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, अच्छी बात है। 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर कितना है, 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर आप प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 13 कितना है 17 का स्क्वायर आप प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। अब इसका पूछ रहा है भैया हमको बताओ मान। देखिए ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना उस सेटिंग से लगते हैं, स्पेशल तरीके के थोड़े से होते हैं। अगर वो तरीका भूल गया तो सोलवा नहीं लगेगा। तो कैसे लगेगा सोलवा, तो जरा देखिए सोलवा को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको हम एक फार्मूला बताई देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में। अरे होता है कि नहीं, होता है ना। तो अगर ऐसा होता है तो जरा इसका सेटिंग देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये भी देखिए, और ये भी देखिए। अरे दिखा कि नहीं, तो जरा देखिए 12 में से एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे तो 12 11 23 ना हुआ, अगुड़े 12 में से 11 जा 1 ना हुआ। अरे हुआ कि नहीं, हुआ ना। उसके बाद से ही देखिए 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 ना हुआ, अगुड़े 1 ना हुआ। बस अब आप समझ गए होंगे। 15 16 को जोड़ेंगे तो 31 ना हुआ, गुड़े 1 ना हुआ। उसके बाद से 18 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 35 ना हुआ, गुड़े 1 ना हुआ। 20 और 19 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 39, गुणे 1 ना हुआ। अरे हुआ कि नहीं, तो सभी को क्या करके जोड़ करके आप आंसर बता दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा हम एक बार बता दे रहे हैं, इन सभी को जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर अब हम लोग सवाल बनाते हैं, कुछ अपने से सवाल सोचा जाए। देखिए कैसे, ये कह रहा अगर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करा जाए, फिर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करा जाए, फिर 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करा जाए। अब देखिए सवाल कैसे बना रहा है, जरा देखिएगा, समझिएगा सवाल को। 2 फिर 4 देखिए, फिर 6 फिर 8 आएगा, और ये देखिए 1 3 5 फिर क्या आएगा 7 आएगा, आएगा ना। अब ऐसे ही सवाल को हम लोग बना लिया जाए तो पहले क्या है, पहले क्या है बड़ा वाला है ना, तो यहाँ पर हम लिख दें 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पूछ दे, इसका मतलब ये 1 से लेकर के 100 के बीच में है ना। और हम आपको बताते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में बहुत सवाल बनता है, बहुत सवाल बनता है कि 1 से 100 का योग बताओ, आपका आंसर है 50 50। 1 से लेकर 100 का औसत बताओ, आपका आंसर है 50.50। 1 से लेकर के 100 तक ये सभी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ना, तो सब क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो जरा बताइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका आपको क्या बताए हैं, अभी अभी को बताए हैं और अभी अभी भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो 2 1 पहले क्या करेंगे 3 गुणे 1, तो गुणे 1 को हटा दे रहे हैं, गुणे 1 को हटा दे रहे हैं तो 3 प्लस अगला जरा देखिएगा सेटिंग क्या बैठ रहा है, समझा जाए ऐसे ही क्वेश्चन बना देता है। तो जरा देखिए 4 3 7 6 5 11, बाकी तो 1 ना आएगा, 8 7 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। जरा अगला वाला बताइए जी 199 ना हुआ। अब इसी का पूछ रहा है हमको योग बताओ। अगर कह दे इसका योग ज्ञात करने के लिए जरा देखिए कुछ बातें कॉमन चल रही है। अंतर कितना आया जी 4 ना आया, 4 ना आया, अंतर कितना आया 4। यहां पर भी देखिए 23 4 27 4 31 4 35 और 4 39 हुआ ना जी। तो यहां पर वही वाली बात, यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब है कि अगर हम कह दें कि ये किसी श्रेणी में है तो बिल्कुल किस श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में। किसमें, समानांतर श्रेणी में। और अभी थोड़ी देर बाद हम आपको समानांतर श्रेणी पूरा बता दे रहे हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल कितने पद हैं। और योग का फार्मूला होता है तो योग बराबर होता है पदों की संख्या बटे 2 अब प्रथम पद प्रथम प्लस अंतिम। अरे होता है कि नहीं, यही ना योग का फार्मूला होता है। अब अगर आप बताएं हम लोग योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो योग ज्ञात करने का हम आपको तरीका बताते हैं। 4 अंतर आ रहा है ना, तो 4 से काटिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसे को, अंतिम वाले को। तो 4 से काटिए तो 4 चौक को 16 ना हुआ, 3 और 4 9 36, जो शेष बचा उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कुल कितने पद आए 49। लेकिन ध्यान देने वाली बात है 4 से लेकर के 199 तक ना, तो है 4 के ऊपर है ना 3 भी तो बच रहा है यहाँ पर। यानी कुल कितने पद हो गए जी, एक और यानी 50 पद हो गए। काहे ऐसा किए हैं, अगर वही 2 से काटते तो डायरेक्ट वही नियम हो जाता है। कैसे, जैसे अगर कहते 1 से लेकर के 100 तक 7 से कुल कितनी संख्याएं कटेंगी, तो 7 को लिखिएगा जी और 100 लिखिएगा। 7 का नाम 7, 3 से आया, 7 चौको 28 और 2 से आया, शेष को हम छोड़ देंगे। जो 14 आया यही 7 से कटने वाली कुल संख्याएं होंगी, किसमें, 1 से लेकर के 100 में। तो वही बतिया यहां भी बोल रहे हैं कि 4 से हम काटेंगे, लेकिन 3 छूट गया है ना, कहीं किसी न किसी ट्रेन में 3 छूट गया है ना, तो 3 को नहीं लेंगे का, लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 50 बटा 2 प्रथम प्लस अंतिम 3 प्लस 199, बस। बाकी आप समझदार हैं, काट सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यही आपके क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है आपको समझ में आया होगा। तो ये सब एक से लेकर के 100 पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसको जरा जोड़ लिया जाएगा तो 23 27 कितना हो गया जी, ये 27 3 30 20 50 हो गया। और ये 50 35 85 30 285 और 85 30 कितना हुआ 215 16। अरे सॉरी कहाँ गड़बड़ हो गया है ना, नहीं 216 और 216 9 25 30 55 155, हाँ सही है 155 आएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आएगा 155, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो बस, तो इसको तो ज्ञात कर लेंगे ना। सवाल समझ में आया कि नहीं, तरीका समझ में आया ना। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा भी बता दिए। 1 से लेकर के 100 पर कितने सवाल बनाए जाते हैं, सम पर बनाए जाते हैं, विषम पर सवाल बनाए जाते हैं। सम संख्याओं का योग पूछे तो क्या करेंगे, n × n + 1 फार्मूला होता है। सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n × n + 1 लिखिएगा। विषम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n स्क्वायर, तो ये सब लिख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिएगा। आपकी परीक्षाओं में ये सब सवाल बनते हैं ना, तो बिल्कुल बनते हैं। और 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी सम संख्याएं होती हैं, 50 होती हैं। विषम कितनी होती हैं, 50 होती हैं। तो बस n का मान 50 रख देंगे, आना जाएगा। औसत पूछेगा तो n हटा देंगे तो 50 और 1 51, और इसमें पूछेगा तो 50 1 n हटा देंगे तो 50। यानी 1 से लेकर के 100 तक अगर विषम संख्याओं का औसत पूछे तो 50 होगा, और सम संख्याओं का औसत पूछे तो 51 होगा। बोलिए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। वैसे ही 1 से लेकर के 50 पर सवाल बनते हैं। तो और एक और बता दिए हम आपको, पदों को ज्ञात करने का तरीका भी बता दिए, और दूसरा एक सवाल भी आपको बना करके दिखा दिए कि सवाल को बना करके सेटिंग कैसे देता है, आपको कैसे लगाने हैं। तो इसका आंसर बताइएगा कहाँ, जहां आपको लगे कि यहां पर बता देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और वो जो समझते हैं कि वो सब टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं आपके साथ, है ना।
चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन कभी भी दे, ये सवाल सिंपल होता है, आपको आ भी रहा होगा, आंसर बता दीजिए तब तक हम लगा लेते हैं, जिनको नहीं आ रहा उनको तब तक समझा देते हैं। देखिए क्या करा, यक्ष 1/4 काम को 6 दिन में करता है जी, तो एक यक्ष है, ये 1/4 कमवा को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो आप बताइए अगर 1/4 कमवा को 6 दिन में करेगा तो कुल कमवा को, अगर 1/4 ईसा को 6 दिन में, तो कुल कमवा इसका कितना हुआ, एक्स का कितना हुआ, एक्स का 6 चौको 24। अब नहीं समझ में आ रहा है तो ये बता दे रहे हैं, 6 में इसका उल्टा करके गुणा कर दीजिए, यानी 4/1 यानी 6 चौको 24। बोलिए आया कि नहीं आया। वैसे अब अगला किसका काम है, वाई शेष कमवा को, शेष माने कितना, शेष माने कितना 1/4, तो 3/4 न बचा शेष कमवा। कैसे निकालते हैं, एक में से उस कमवा को घटा दीजिए, तो 4 × 9 4 में से 1 जा 3/4, क्योंकि कुल कमवा 1 होता है, एक में से इसका निकाल दी तो 3/4 ना आया। और इस कमवा को कितने दिन में ही कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। अब 12 दिन में कर रहा, तो अभी अभी हमने बोला है कि 12 और इसको उल्टा कर दीजिए, तो 4/3, 3 चौको 12, 4 चौको 16, तो ई कुल कमवा कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। अरे हुआ कि नहीं। अब जरा बताइए, यक्ष का जो काम है और एक ठो वाई है, तो यक्ष का काम है 24 दिन और वाई का काम है भैया 16 दिन। इनका कुल काम निकालेंगे तो इनका लौसा निकालते हैं ना, लौसा निकालते हैं ना, तो 48 ना हुआ जी, तो 48। उसके बाद फिर इसका क्षमता निकालते हैं, तो कुल कमवा में से इसको भाग दे दीजिएगा, ये 2 आ जाएगा, कुल कमवा में से इसको भाग दे दीजिएगा, 3 आ जाएगा, इसकी हुई कुल क्षमता, कुल क्षमता। अब प्रश्न कई ठो बना सकता है, प्रश्न कितना बना सकता है, कई ठो, बोलिए बना के दिखाइए। आओ बनाते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, दोनों का कुल काम कितना दिन में करेंगे, दोनों मिलकर के, तो कुल कमवा हुआ जी 48, अब बटे दोनों उनकी क्षमता अर्थात 5, बस ये हो गया। तो 5 इसको लिख सकते हैं, 5 × 9 45 और 3 से इतना दिन लगेंगे जी। कब, जब दोनों साथ काम करेंगे। दूसरा सवाल बना लेते हैं जरा सा, अगर ए पहले करे और एकांतर काम करें, एकांतर या वैकल्पिक काम करें, तब क्या होगा कंडीशन। मतलब हम यक्ष से शुरू कर रहे हैं, कहानी किससे शुरू होगी, यक्ष से। किससे शुरू होगी, यक्ष से। अब देखिए जी, यहां पर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, लेकिन जब वैकल्पिक रूप से करते हैं तो एक दिनवा में है 2 काम किया और दूसर के दिनवा 3 काम किया, तो 2 दिनवा में मिला करके 5 तो काम ना हुआ। नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए, एक दिनवा में 2 ईंटा यहां से वहां ले जा रहा है 3 ईंटा यहां से वहां ले जा रहा है, तो 2 दिनवा में 5 ईंटवा आपका यहां से वहां गया, तो 2 दिनवा में 5 ना कमवा हुआ, तो वहां पर हो जाएगा 2 दिन बराबर 5 काम। अरे हुआ कि नहीं। कुल आपके पास कितने काम हैं, 48 काम हैं। तो 48 में कब क्या करेंगे, तो 9 का इधर गुणा कर दीजिए, 9 का इधर गुणा कर दीजिए, ये आ गया 18 दिन आ गया ना। आइए हो गया 9 × 5 = 45 काम। अब जरा बताइए, 45 काम तो हो गया, अभी भी आपके पास 3 काम बचे हुए हैं, 3 काम बचे न हुए हैं। अगर कह दे यक्ष से शुरू करो, तो जरा देखिए 3 काम बचे हैं। आई एक दिनों में 2 कमा कर सकता है। ऐसा सोचिए, 3 ठो ईंटा बचा था आपका, और 3 ईंटवा में 2 ईंटवा तो क्षमता है ना इसकी एक दिन में ढोने की, तो एक दिन में उसको लगेगा, यानी 1 दिन और लग गया, तो आपका हो गया टोटल 19 दिन। और आपका जो कमवा हुआ वो हो गया आपका 47 काम। बोलिए हुआ कि नहीं। अभी भी एक काम बचा हुआ है, वो कौन करेगा, वाई करेगा ना। उसकी क्षमता कितनी है, 3 है, तो आपका हो जाएगा 19 दिन ये है, आप प्लस कितना बचा है काम, 1 न बचा है। क्षमता का दावा की कितनी है, वाई की 3 न है, तो बस 19 से 1/3 दिन। ये हो गया एकांतर काम का आंसर जब यक्ष से शुरू करता है। तो दूसरा वाला बना, वैसे अगर वाई से शुरू करवा दें तो कह दीजिए वाई से करा देंगे। तो जरा वहां पर भी देख लेते हैं। 2 दिनवा के कमावा आया था
5 काम, तो आपने 45 कमवा करवाया, तो 45 कमवा को करने में 18 दिन लगे थे। अब फिर हम x से शुरू नहीं करवाएंगे, इस बार हम y से प्रेम मोहब्बत दिखाएंगे और कहेंगे कि तुम काम करो। तो क्या होगा, हम y को काम कराएंगे, तो 45 कमवा 18 दिन में हुआ, 3 कमवा बच रहा है, आई कहेगा हम 3 कमवा आपका कर देंगे, क्योंकि एक दिनवा में 3 कमवा तो कर ही रहा है। तो क्या हो जाएगा, 18 और 1 19 दिन केवल आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 सवाल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सवाल में कुल कितने सवाल थे, 3 सवाल। सवाल ऐसा बनाया जाता है, जब सवाल को पूरा रूप से समझेंगे तब बनाएगा समझ में। और सवाल को जब आप समझेंगे ना कि सवाल बनता कैसे है, ट्रिक कैसे है, सब कुछ आपको बताएंगे कि वो ट्रिक आता कहां से है। ठीक ना, केवल ट्रिक बताएंगे नहीं, ये भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो ट्रिक आखिर बना कहां से, ताकि आप भी उस बात को समझ पाएं और आप लोग भी सवाल को ट्रिक भी बनाया करिए। आप खुद से बनाया करिए, सॉल्यूशन देख करके, किसी से पूछ करके, समझ करके, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। तो बस, तो इसमें कुल कितने सवाल हुए जी, 3 सवाल हुए। तो तीनों सवाल को ध्यान देने वाली बात है। अब चलें अगले सवाल पर। तो ये हुआ इसका काम, है ना। अच्छा हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप आंसर को बोल दिया करिए, है ना, कि इसका आंसर ये है। अगर आंसर आ गया, जैसे अब इसका आ गया आंसर, क्या आया था 9 से 3/5, तो आपको भी तो पता हो गया ना कि यही तो आंसर आया था। तो उसमें ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो बोल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक ठो कॉलेज है, 40 छात्र ग्रुप ए में हैं, अब शेष के 75, अच्छा ऐसे नहीं है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दे दिया गया कि जाओ भैया तुम ग्रुप ए में जाओ 40% लोग, और जो बचे उसका शेष का 75% ग्रुप बी में दे दिया गया। चल भाग यहां से, ग्रुप बी में भाग तुम। उसके बदमा पे जो शेष बचे उनको ग्रुप सी दिया गया। तो शेष कितने बचे, शेष कितने बचे, तो शेष पर हमको ध्यान देना है, शेष पर ध्यान देना है। शेष बचे हैं 12, तो कुल कितने रहे होंगे, यक्स रहे होंगे, मान लेते हैं यक्स। अब यक्स करा 40% दिया, ग्रुप ए को मिल गया, तो बचे कितने, आप कहेंगे महाराज 60 बचे, क्योंकि हमको बचा हुआ ना ध्यान देना है। ये शेष है ना, शेष को हम कहते हैं बचा हुआ, तो हमें बचे हुए पर ध्यान देना है। 40 को तो मिल गया, तो जो इनको मिल गया उनको क्या बात है ना, तो बस वही बात है। तो ये हो गया 60/100। और अगला क्या करेंगे हम, अब का शेष का 75% उनको दे दिया गया, ग्रुप बी वालों, ग्रुप बी को दे दिया गया, तो 25 बचे ना, तो 25 बटा कितना हो जाएगा जी, 100 ना हो जाएगा। बस अब इसी का आप कारनामा कर लीजिए। एक कितने बार से कटेगा, 25 चौक को 100 और 1 0 इससे कट गया, और उसके बाद फिर 6 दूना 12, तो 10 चौक को 40 और 40 दूना 80। कुल कितने छात्र थे जी, 80 छात्र थे। कुल कितने, 80। तो बस ये आंसर हो गया। तो इस सवाल में ध्यान क्या देना है, शेष वाली बात पर ध्यान देना है। तो बस शेष का 40% ग्रुप ए में पहुंच गए तो 60 बचे, फिर उसके बाद से 75 पहुंच गए तो 25 बचे। तो बचने वाले पर ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि बचने वाला चीज दिया गया था। तो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक तो देखिए ग्राफ दे रखा है, क्या पूछ रहा है, कागज की लागत के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण की माप कितना होगा। तो जरा बताइए, एक तो वृत्त है, इसमें कुल कितने डिग्री का कोण बनता है जी, 360 बनता है ना। अब कोई भी बात पूरे कितने के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है ना। जैसे कि आपकी पढ़ाई कितने % चल रही है, 100%। अगर आप पूर्ण रूप से पढ़ रहे हैं तो 100% पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ धोखा दे रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। तो वैसे यहां पर हो गया, तो 360 100% के बराबर हुआ। तो पूछ रहा है 10% तो किसके बराबर हुआ जी, तो इसका मतलब है कि 100% बराबर अगर 360 डिग्री, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है वृत्त में, और 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर अगर 360 डिग्री, तो पूछ रहा है कागज की लागत वाला कितना कोण बनाएगा। तो 10% ना बना रहा है, तो हम पूछेंगे तो 10% बराबर कितना, तो 10 गुणे 360, तिरछे तिरछा गुणा न कर देते हैं जी, अब बटा 100, 100 से कट जाएगा, कितना आया 36 डिग्री।
आया ना। तो डिग्री को बदलने में आया, अगर परसेंटेज को डिग्री में बदलने आया कि नहीं आया। और अगर डिग्री को परसेंटेज में दे दे तो क्या कर देंगे, तब 360 डिग्री बराबर 100%। तब कह दे तो जरा बताओ 90 डिग्री बराबर कितना, तो क्या कर देंगे 90 गुणे 100 बटा 360। तो ये से कटा 9 चौको 36 4 5 यानी 25%। ये दोनों तरीका समझ लीजिएगा। ये क्या है, ये परसेंटेज को कोण में बदलना और ये जो कोण है डिग्री है उसको परसेंटेज में बदलना है। बस ये सवाल था आपका। तो इसका आंसर आया जी 36 डिग्री। और ऐसे सवाल में आते हैं, है ना, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। बोलिए अगला वाला देखिएगा, ये वाला टाइप वाला क्वेश्चन है। और हम आपको बोले भी थे कि जब भी टाइप वाला प्रश्न आएगा तो हम आपको बता दिया करेंगे, उसको नोट करके लिख लिया करिएगा। ये सवाल हुबहू आया करते हैं परीक्षा में, तुरंत के तुरंत देख करके मार दीजिएगा। कैसे मारेंगे जरा देखिए, कह किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में 452 रुपये में बेचने से हानि होता है। कभी भी लाभ और हानि उतना ही होता है। अगर ये शब्द लगा रहा है और उस दशा में आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है तो दोनों उनको जोड़ दीजिएगा, किसको 524 को और 452 को, और इन्हीं को अधिया दीजिएगा। क्या करिएगा, दोनों उनको जोड़ करके अधिया दीजिएगा, क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कब, जब ही कहेगा कि इतने रुपए में बेचने पर उतना ही उसको लाभ होता है जितना कितने रुपए में बेचने पर हानि हो रहा है। इतने रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है और इतने रुपए बेचने पर हानि हो रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन कर रहा है तो दोनों उन विक्रय मूल्यवा को जोड़ करके अधिया दीजिएगा। तो आइए जोड़ लिया जाए, 4 2 6 न हुआ, 5 2 7 न हुआ, 5 4 9 बटा 2, 2 चौको 8 आ 2 8 16 8 16, 488 रुपया आपका क्या आया, क्रय मूल्य। क्या आया, क्रय मूल्य। तो ध्यान से समझिएगा कि ऐसे सवाल में अगर कहेगा कि लाभ हानि की अगर बात कर रहे हैं, मतलब इस पर लाभ हो और उस पर उतना ही हानि, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और आधा कर दीजिएगा। ये टाइप वाले सवाल हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को जरा समझते हैं। इस वाले प्रश्न को देखिए जरा, करा ए और बी दो लोगों ने 2 सही 1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 3000 रुपया और 3200 रुपया उधार दिए। और क्या करा है, रेट समान है और बी ने ए की तुलना में 40 रुपया अधिक दिया। बी ने ए की तुलना में अधिक दिया, तो बी कौन अधिक दे रहा है, हाई अधिक दे रहा ना, कितना रुपया, 40 रुपया अधिक है। जो अधिक कहेगा उसको अपार लिखिएगा और उसके बाद से जो ज्यादा रहेगा वो पहले लिखाएगा, क्योंकि धनी कहाँ होते हैं, पहले होते हैं, बीच में अंतर लगाएगा, और जो गरीब होते हैं उनको हमेशा से बाद की श्रेणी में रखा जाता है। यही सच्चाई है, ये क्या है, सच्चाई है। तो देखिएगा जरा सा, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर ज्यादा वाला लिखेंगे तो बी वाला है ज्यादा, तो बी का कितना रुपया है, 3200 रुपया। और 2 सही 1/2 वर्षवा है, रेटवा समान है, तो क्या कर देंगे 2 दूना 4 5/2 और गुणे आर, क्या होता है बटा 100। ये आपका फार्मूला आपको पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना दे रखा है बी ने, 3200 रुपया, और रेट इसका क्या है पूछ रहा है, और समय कितना है 2 सही 1/2 वर्ष है। तो बस वैसे यहाँ पर देखिए ये 3000 रुपया और ये 5/2 वर्ष इसका भी, और गुणे आर, और नीचे तो 100 रहबे करेगा ना। तो बस अब देखिए जरा सा इसमें से क्या कॉमन है, अगर देखा जाए तो 5/2, देखिए 5/100 दूना 200, आर कॉमन है, 5/200 आर, 5/200 आर कॉमन है ना। तो 3200 में से 3000 माइनस कर दीजिएगा बराबर 40। अब देखिएगा 5r/200 गुणे 3200 में से कितना 200 और 40, इससे कट जाएगा 5 8 40। रेटवा आपका आया 8%। बोलिए आया कि नहीं आया। तो इसमें क्या करना था, बस ये बोला है कि बी ए की तुलना में 40 रुपये अधिक दे रहा है। तो आपको पता चला कि बी धनी है तो धनी वाला पहले लिखाता है, गरीब जो होता है वो बाद में लिखाता है। सबको दे रखा था, मूलधन दे रखा था, रेट पूछ रहा था, रेट दोनों जगह समान था वही पूछ रहा था, समय याद ही रखा था। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला में रख करके आप ज्ञात कर लिए। ज्ञात हुआ कि नहीं, हो गया है ना।
चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए और अगले क्वेश्चन को समझा जाए। जरा देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है जी। तो क्रय हो गया एक जगह और एक जगह हो गया विक्रय। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बना लिख दीजिएगा और यहाँ पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको देख लेते हैं। तो जरा देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। विक्रय मूल्य का 80%, तो ये 100 हुआ तो ये 80 न हुआ, क्योंकि इसके 80% के बराबर है। तो 100 का 80% निकालेंगे तो 80 ना आएगा। तो मान लेते इसके पास 100 रुपया था, इसके पास 80 रुपया हो गया। तब अरे हुआ कि नहीं। अब कहा पूछ रहा है लाभ बताओ, तो ये तो सही बात है, लाभ हो रहा है, क्योंकि 80 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में बेचा, तो 20 रुपया का लाभ और बटे क्रय मूल्य होता है गुणे 100 होता है, 20 चौको 80 और 4 25 में 100, 25% का आपका क्या आया जी, लाभ ना आया। तो 25% का आपका लाभ हो गया। अच्छा एक और बात पूछ सकता था, ये बताइए क्रय और विक्रय में जो आया ये 100 रुपया आया, ये 80 आया। अगर हम अनुपात ज्ञान करें तो 20 चौको 80, 20 25 100, अनुपात आया 4:5 का, अनुपात आया 4:5 का। अगर क्वेश्चन ऐसे कर देता कि क्रय और विक्रय का अनुपात अगर 4:5 है, ठीक ना, और अगर कुछ रुपया दे देता, ठीक ना, अगर ऐसे कह देता कि विक्रय मूल्य अगर कह दे कि 990 रुपया है, तो बताओ जरा क्रय मूल्य कितना होगा। ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है ना। तो अनुपात या 4, यही क्वेश्चन बदल लेता कि यही कर देता कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, यदि विक्रय मूल्य 990 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये भी तो क्वेश्चन कर सकता था ना। या लाभ ज्ञात करो, नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जरा देखिए विक्रय मूल्य 990 दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि 5 विक्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 बराबर कितना 990 हुआ ना जी। तो हुआ ना, तो कितना का हो जाएगा ये 5 बराबर 990, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 99 दूना 198, ये 5 कट जाएगा ना, तो ये कट जाएगा तो 198 आएगा। अब 1 बराबर अगर 198 तो 4 बराबर कितना, तो 198 गुणे 4 कर देंगे ना, तो 200 चौके 800 होता है, तो 792 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 792 रुपया आपका आ गया क्रय मूल्य, 990 रुपया तो विक्रय मूल्य था ही, और अगर लाभ पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हैं ना। तो बस तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, रुपया दे देगा तो वही अनुपात यानी 5 बराबर 990 कर दिए, तो 1 का मान ज्ञात कर लिए, फिर 4 का मान ज्ञात कर लिए, वो क्रय मूल्य हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी तो बना सकता है ना, बिल्कुल बना सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे ना तकरीबन, देखिए कुछ होते हैं टाइप वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं, ठीक ना, वो सब घूमते रहते हैं। वो सब जो सवाल होते हैं वो सब आपके परीक्षाओं में इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो टाइप वाले सवाल नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ इधर उधर करके चेंज कर दिया जाता है सवाल को। तो ऐसे भी सवाल तो आते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन को जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक हुआ बेसिक मेथड, आप लगाइएगा। और हम सबसे पहले एक और बता दे रहे हैं, कभी भी अगर दर या समय में से कोई एक दिया रहे और एक पूछ रहा हो और बात हो रही हो चक्रवृद्धि ब्याज की, ध्यान से सुनिएगा। दर और समय में से कोई एक दे रखा हो और कोई एक पूछ रहा हो और चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही हो, तो फार्मूला हमेशा क्या लगाएंगे, जरा देखिए, ब्याज बटा मूलधन गुणे 100। जो आएगा नहीं, जो आएगा अगर दर दे रखा है, दर दिया है तो क्या करेंगे, समय ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, समय ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अगर दर दे रखा है तो दर से भाग दे दीजिएगा, समय निकल जाएगा। अगर समय दे रखा है तो समय से भाग दे दीजिएगा, दर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि आप सोच रहे होंगे कि यही कहना चाह रहे हैं क्या कि इसका जो आएगा अगर दर दे रखा तो उससे भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा क्या। हाँ आ जाएगा। तो कहिए कि तो बताइए इसका समय। तो आइए देखते हैं, ब्याजवा कितना है 4347 रुपया और मूलधन कितना है 30,000 रुपया। अरे है कि नहीं, गुणे 100 कर दीजिए, यही तो हमने बोला है। तो 2 जीरो पे 2 जीरो लपेट दीजिए। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 3 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा जी, 3 एक 9, 3 चौको 12 और 1 बचा तो 3 चौको 12 और 2 बचा तो 3 9 27। अब बटा कितना बचा 100, कितना आया 14.49।
अब हमने क्या बोला, जो आया है, अब क्या दे रखा है, अब देखिए परसेंट दे रखा है, दर दे रखा है, तो बटे 7 कर देंगे। तो 7 दूना 14 और 0 9, तो बदवा वाले को छोड़ देंगे। जब अभी समय ज्ञात करना होगा तो जो बदवा वाला आएगा रेटा उसको, इसको दशमलव के वाला छोड़ देंगे, 2 वाले को ले लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? दशमलव वाले को छोड़ देंगे। अब जरा अगर आप चाहें तो बेसिक मेथड भी समझ सकते हैं। बेसिक मेथड आपका क्या कहता है, a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो a का मान कितना हुआ जी, मिश्रधन ना हुआ, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन आ प्लस ब्याज। तो मूलधनवा 30,000 रुपया ना हुआ, और ये 4300 से कितना है जी, 47 रुपया ना, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 34,347 रुपया। तो ये हो जाएगा 34,347 रुपया। आईपी उधर भाग गुणा कर रहा था, इधर भाग दिलवा देते हैं, तो दिलवा दीजिए। तो दे रहे हैं भाग बराबर 1 प्लस आर का मान कितना है जी, 7/100 पर n घात। तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 का नाम 3, और कितना हुआ जी, 3 चौको 12, 2 आया, 3 सत्ते 21, 1 आया, 3 चौको 12, 3 नवा 27, यही ना आएगा। हाँ देखिए काटने में तो गलती नहीं है ना, 3 का नाम 3, सॉरी देखिए, हाँ 3 का नाम 3, सॉरी काटने में थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 1 आया यहाँ पर, 3 चौको 12, 1 आया यहाँ पर, 1 ना आया, हाँ, और 3 चौको 12, 3 नवा 27। तो क्या आ गया आपका जी, ये आ गया 11,449 अब बटा यहाँ पर 10,000 आया ना। ये कितना हो जाएगा, 100 का नाम 100, 107/100। अब देखिए आइडिया यहां से लीजिए, जब ऐसा आया है और उत्तर आपका दे रखा है 3, 2, 4 और 5, इसका मतलब है कि बर्फ पूर्ण रूप से दे रखा है ना, तो निश्चित ही किसी न किसी के चाहे 1 घात होगा, चाहे 2 घात होगा, चाहे 3 घात होगा, चाहे 4 घात होगा। अब आइडिया लगाइए जी, 100 पर कितना घात करेंगे तो 10 आ जाएगा। आपका उत्तर आ गया 2, अर्थात n का वर्ष 2 वर्ष। और 107 का वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा, 100 का वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 107/100 का होल स्क्वायर, और उधर 107/100 पर n तुलना कर देंगे जी, तो n का मान 2 वर्ष आ गया। बोलिए आ गया कि नहीं? तो ये सब दिमाग लगाया करिए। तो ये तरीका है जल्दी लगाने का, बिल्कुल आप चिंता ना करिए, कोई भी सवाल लगाएगा एकदम आपके लगेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ब्याज बटा मूलधन गुणे 100, अगर दर दे रखा है तो समय से दर दे रखा है तो दर से भाग दे करके समय ज्ञात कर लेंगे, समय दे रखा तो समय से भाग करके दर ज्ञात कर लेंगे। कब? जब हइयार आ जाएगा तो बस, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्न। तो ये सब प्रश्न आपको समझना चाहिए, ये उसका कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना चाहिए जो बोला गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इस पर बताते हैं, आई 2 के अलावा आपकी परीक्षा में इस वाले टाइप से क्वेश्चन कुछ कम बनाए जाते हैं, तो 2 पहले बताते हैं। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं आपकी परीक्षाओं में, घूमते रहते हैं सब। तो देखिए क्या करा, 2 संख्याओं का गुणनफल है, यानी मान लेते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 2160 रुपया, रुपया नहीं है 2160 है। कह रहा उनका मौसा 12 है, अर्थात अब ऐसा कंडीशन नहीं है। देखिए मौसा कहाँ होता है, हम बार बार कहते हैं उस संख्या में होता है, उस संख्या में होता है, उस संख्या में होता है। इसका मतलब है कि 12x गुणे 12y बराबर 2160। ध्यान से सुनिएगा, दोनों संख्याओं का जब भी गुणनफल दे रखा हो और मौसा दे रखा हो तो मौसा उसके संख्या में होता है, उस संख्या में होता है। तो बस ये सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है। अब 12 से इसको काटना शुरू करिए जी, तो 12 का नंबर 12 है, अब 12 का नंबर 9 आया ना, तो कितना हो गया जी, तो 12 × 96, और फिर 12 से काट दीजिए तो कितना होगा, तो ये होगा 12 15m, यानी x गुणे y बराबर आपका आ गया जी 15। कितना आ गया, 15। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके बाद से क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल 15 के रूप में आ रहा है, 15 आ रहा है ना। अब देखिए क्या क्या कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन बन सकता है 1 और 15 का गुणा कर दिया जाए तो 15 आ जाएगा, अर्थात 1 और 15 मिला। बोलिए मिला कि नहीं।
दूसरा कंडीशन देखते हैं, क्या 2 में 15 का कुछ का गुणा करने पर 15 आएगा? नहीं आएगा ना। 3 में आप कहेंगे आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो 3 गुणे 5 अर्थात ये आएगा 3 और 5। और कोई आएगा? और कोई भी नहीं आएगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि ऐसी संख्या लेनी होती है जिनका मौसा 1 हो। और जिनका मौसा 1 होता है, नोट करके लिखिएगा, उन्हीं को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो हमने क्या किया, दोनों का गुणा करके जो 15 आया था उनका हम क्या कब बना रहे हैं? जोड़ा। क्या बना रहे हैं? जोड़ा। तो 1 और 15 का गुणा करने पर इतना आया, 3 और 5 का गुणा करने पर इतना आया। अब मौसा हमेशा आना चाहिए 1। मौसा क्या आना चाहिए? यानी वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका संभावित जोड़ा कितना बन रहा है जी? 2 न बन रहा है। तो उत्तर आपका हो जाएगा संभावित संख्या कितनी? 2। अगर वो संख्या पूछता तो कितनी, तो हम आपको बता दें, इस मौसा को भूल ना जाइएगा, याद रखे रहिएगा। तो क्या हो जाएगा? एक संख्या हो जाएगा 12 और एक संख्या होगा 12 15 180। पहला हो गया। और दूसरा वाला जो हो गया वो 12 है ना, तो 12 3 36 और 12 5 60। एक 36 हो जाएगा और एक 60 हो जाएगा। अगर पूछता कि वो संख्याएं बताओ, तो इन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में दिया रहता तो उसको लगा सकते। यानी एक सवाल और बन गया। एक संभावित जोड़ा पूछता है और कभी कभी पूछ देता है वो संख्याएं निम्न में से कौन सी होंगी। अब अगर बताइए यहाँ से संख्याओं को ज्ञात कर पाते क्या? नहीं ज्ञात कर पाते ना, इस वजह से ये ऑप्शन दिया रहता है। तो आप कहेंगे 12 से इसको काट दीजिए तो संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं। तो लेकिन कब? अगर ये न दे रखा, ये दे रखा हो, तब क्या करेंगे? तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा सवाल इसी पर बता देते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कर रहा है? अगर कह दे कि यदि 2 संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल दे रखा था, अगले वाली संख्या में हम बोल रहे हैं उनका योगफल बोल दे रहे हैं 180। अब फिर मौसा को हम क्या कर दे रहे हैं? 12 दे दे रहे हैं। तो अभी अभी आप कहेंगे कि लीजिए, अगर मौसा उसी संख्या में होता है तो आप इसको ऐसे लिखिए, 12x + 12y = 180। बिल्कुल सही है। तो 12 कॉमन होकर के x + y बराबर आ जाएगा। 12 कॉमन होकर के कटेगा तो कितना आ जाएगा? 15 बार में कटेगा ना। इसको समीकरण 1 मान करके रखे रहिएगा। अब देखिए जरा सा, यहाँ का हुआ था, यहाँ हम 12 से जो गुणा था तो हमने भाग दिया था। यहाँ पर देखिए, उसके बाद से जो आया था 15 को हम क्या कर रहे थे? जोड़ा बना रहे थे। 2 अंकों का जोड़ा बना रहे थे, जिनको गुणा करने पर यहाँ पर 15 आना चाहिए था, यहाँ जोड़ने पर 15 आना चाहिए। यहाँ गुणा करने पर 15 आना चाहिए था, वहाँ जोड़ने पर 15 आना चाहिए। अब बाकी सब कंडीशन वही, मौसा होना चाहिए 1, या कह सकते हैं कि वो संख्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या। अरे नहीं समझे का तो समझिए। तो देखिए पहला जोड़ा क्या बना जी? 1 और 14 का। बोलिए बना कि नहीं? दूसरा जोड़ा सब बनाते हैं, फिर अगला 1 और 14 को जोड़ेंगे 15 ना आएगा। जैसे यहाँ पर 1 और 15 का गुणा करने पर 15, 3 और 5 का गुणा करने पर 15, इसे यहाँ जोड़ने पर 15। तो 1 और 14 15, 2 और 13 15। आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बनेगा। अरे देखिए तो 3 और 12, ठीक है ना। चौथा वाला जो संख्या बनेगा 4 और 11, पांचवा वाला बनेगा 5 और 10, छठवां वाला बनेगा कितना बनेगा? वो 6 और 9, सातवां वाला बनेगा कितना? 7 और 8। अब 8वां वाला नहीं बनेगा, क्योंकि फिर अब रिपीटेशन होंगे ना। अगर हम कहें 8वां वाला बनेगा 8 और 7, तो 8 और 7 तो हो ही गया है। अब अगला वाला कहेंगे कि 9 और 6, तो हो ही गया ना। तो इसका मतलब है कुल 7 लोग हैं। अब देखते हैं कि किसका किसका मौसा 1 नहीं है, उसको तो हटा देंगे। जिनका मौसा उसको ले लेंगे। तो इसका मौसा 1 है, बिल्कुल अच्छी बात है, इसको लिया जाएगा, इसको भी लिया जाएगा। ये देखिए इसका मौसा 3 आ गया। महाराज गलत है ये। 4 11 यो लिया जाएगा। 5 10 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मौसा 1 नहीं है, 5 है। इसका भी मौसा 1 नहीं है, 3 है। और इसका मौसा भी 1 है। अर्थात कौन कौन से हुए? 1 2 3 और 4। तो इसका संभावित जोड़े की संख्या कितनी हुई जी? 4 हुई। कितनी हुई? 4 हुई ना। और अगर पूछे तो वो संख्या बताइए, तो देखिए 15 का क्या हुआ है? दोनों का मौसा आया है 12। तो पहला जो जोड़ा है वो 1 और 14 का। तो 12 का नंबर 12, अब 12 का 14 में गुणा कर दीजिएगा तो 168 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। फिर अगर कहेगा ये वाला संख्या, तो 12 दूना 24 और 12 का 13 में गुणा कर देंगे तो 156 आ जाएगा।
तो ये सब हो जाएगा। अब 12 ये इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 12 का 11 में गुणा कर देंगे, 12 का 7 में गुणा कर देंगे, 12 का 8 में गुणा कर देंगे, वो संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी जैसे ये यहाँ पर संख्याएं हम ज्ञात किए हैं। तो बस ये 2 सवाल हैं जो एक गुणनफल पर पूछता है और एक योगफल पर पूछता है। तो मौसा उसके संख्या के बीच में होता है, उस संख्या में ही होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। आज जोड़ा कैसी बना है वो आप देखे होंगे। आज जोड़ा जो भी बनना चाहिए उनका मौसा एक होना चाहिए और वो सभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अगर ये समझ में आया होगा तो आपको फिर भूलेगा नहीं। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कि ये सब सवाल आपको समझ में आ रहे हैं या हम कुछ और भी कोशिश करें आपके लिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ देखिए, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का अगर बात करें वक्र पृष्ठ कितना होता है तो लिखिएगा 2 पाई आर एच। अगर बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा जी तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ये सब फार्मूले होते हैं, नोट करके लिखिएगा कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ होता है और 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब जरा देखते हैं, उसका आयतन दे रखा है तो हम यह ना फार्मूला लगाएंगे। तो 550 आयतन दे रखा है, पाई का मान होता है 22/7। अरे होता है कि नहीं होता है। अब देखिए आर और एच में 5:7 का अनुपात है, आर और एच में 5:7 का अनुपात है, यही ना है। तो अगर हम कहते हैं आर को अगर हम 5x कर दें इसको हम 7x कर दें तो कौन आपको हर्ज है का? नहीं हर्ज है ना। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 25x स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं? गुणे होगा ना। गुणे एच है तो एच का मानवा है 7 और उसको हम लिखे 7x। बस अब जरा कर लीजिएगा तो 7 से ये 7 कट जाएगा और ये 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55। अब 25 दूना 50 से कट जाएगा, इधर आया 1, इधर एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर के एक्स क्यूब। तो अर्थात एक्स का वैल्यू कितना आया जी? 1 ना आया, 1 ना आया एक्स का वैल्यू। अब देखिए तो जब एक्स का वैल्यू 1 आ गया तो जरा बताइए त्रिज्या कितनी मिल गई? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाइया कितनी मिल गई? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7x था, ये 5x था। बस अब जो भी ज्ञात करने के लिए कहे आप एकदम ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि वक्र पृष्ठ बताओ, तो वक्र पृष्ठ लिखिएगा जी 2 पाई माने 22/7 गुणे आर। आर का वैल्यू कितना मिला है जी? 5 न मिला है। और गुणे एच, एच की वैल्यू कितनी है? 7 है, यही ना है, 7 आ गया। अब 7 से 7 को काट दीजिए, 22 दूना 44 ऐसे हाँ 22 दूना 44 और 44 पच्चे कितना होता है जी? 220। देखिए 22 पच्चे 110, 110 दूना 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी? अनुपात वाला सवाल ध्यान देने वाली बात थी। उसको हमने x की तरफ अलग अलग मान लिया दोनों को। उसके बाद से फार्मूला तो वही है, केवल और केवल देखिए फार्मूला का हमने यूज किया है। वहां से x की वैल्यू आ गया, हम x की वैल्यू यहाँ पर झोंक दिए, हमको त्रिज्या मिल गया और ऊंचाई मिल गया। आज जो त्रिज्या और ऊंचाई मिल गया तो लेकर के कोई भी चीज ज्ञात कर सकते हैं। आयतन तो दे ही रखा था, वक्र पृष्ठ का था तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करते, अगर संपूर्ण पृष्ठ का देता तो नहीं ज्ञात कर देते का। तो जरा बता दीजिएगा, आर का मान रख दीजिएगा 5 और एच का मान 7 और ये 5 रख करके हमको बता दीजिएगा आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी तो पूछ सकता था ना। तो इसमें भी तो 2 सवाल बन गए और फार्मूला नोट करने वाली बात है ना। बस तो तरीके पता रहेंगे तो सवाल कई लगेंगे, तरीके नहीं पता रहेंगे तो सवाल एक ना लगेंगे। हाँ जरा अगला वाला सवाल में देखिए। और एक चीज हम आपको बता दें इस सवाल को देख करके, क्या बता दें कि ऐसे जो सवाल होते हैं ना नाव धारा के या ट्रेन समय के, आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या दे रखा है कुल के रूप में। अगर ये कभी पकड़ा जाए ना कि कुल वाला दे रखा और अगर वो पकड़ में आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? कह रहा एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नाव चला रहा है, चलाने दीजिए। यानी नाव की गति दे रखा है, नाव की गति कितना दे रखा है जी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना। और धारा की गति कितना दे रखा है? धारा की गति दे रखा है देखिए लास्ट में 1 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर दे दिया है ना, क्या दे दिया है, कुल समय। कुल समय अभी अभी हम आपको बताया, जहां पर कुल समय दे रखा हो वहां पर नोट करके लिखिएगा, कुल समय बराबर छोटा छोटा समय। यही ना हुआ जी। तो कुल समय कितना हुआ, 1 घंटा। अब छोटा समय कितना होता है, तो आपको पता है कि समय बराबर होता है जी दूरी बटा चाल। होता है कि नहीं। अब बस हम इतना ध्यान देंगे इसमें, चलिया तो ठीक, लेकिन किसका चलिया, नाव का कि धारा का कि जाने का कि आने का। चार चाल होता है। नाव का चाल होता है, नाव का चाल होता है जी x होता है, धारा का होता है y होता है, आने का चाल होता है x प्लस वाई, जाने का चाल होता है x माइनस वाई। इस 4 चाल के अलावा और किसी की चाल की बात नहीं होती है। क्या नहीं होती है। पूछ रहा है दूरी कितनी है, हमको नहीं पता है दूरी, हमको नहीं पता है दूरी, तो दूरी को d मान लेते हैं। अब देखिए जाने में और क्या करा, आने में। तो जाने में क्या लगता है भैया, अगर हम इसको समय को t मान लें, एक फार्मूला हम आपको लिखवा दे रहे हैं पहले, तो t मान लें कुल समय दूरी बटा चाल। तो जाने वाला क्या है, जाने वाला है x प्लस वाई, यही ना है। आप प्लस आने वाला है x माइनस वाई। और इसको कह सकते हैं आप कौन सा, अनुप्रवाह चाल। इसको कह सकते हैं ऊर्ध्व प्रवाह चाल। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये बताया अगर हम कहें d बटा x प्लस वाई ई का है, तो आप कहेंगे यही ना है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल का होता है भैया, समय न होता है। दूरी बटा चाल का होता है, समय न होता है। तो छोटा समय प्लस छोटा समय इक्वल टू बड़ा समय, माने कुल समय। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए टी का मानव दे रखा 1 घंटा, डी हमारा को नहीं पता है, लेकिन हई दोनों को चलिए हमको पता है। जाने में दोनों उनको जोड़ लेंगे तो 5 1 6 ना हो जाएगा। और डी हमको नहीं पता है, और आने में दोनों उनको घटा देंगे तो ये 4 ना हो जाएगा। यही को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 चौक को 24। यही ना हुआ जी, 24 एलसीएम हुआ, और ये 4 डी इधर और 6 डी इधर, यानी 10 डी हो जाएगा। तो 24 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 10 डी बराबर 24। तो डी बराबर 2.4 किलोमीटर। एक तरफ की दूरी कितनी है, 2.4 किलोमीटर। दोनों तरफ की पूछता तो 4.8 किलोमीटर ना हो जाता, हो ना जाता। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये नोट करने वाली बात है। इसको लिख लीजिएगा कि कुल समय बराबर छोटा छोटा समय। छोटा समय या क्या, एक बार दूरी बटे, देखेंगे कौन सी चाल कर रहा है, अनुप्रवाह की ऊर्ध्व प्रवाह। तो दूरी बटा अनुप्रवाह प्लस दूरी बटा ऊर्ध्व प्रवाह। बस चाल दे ही रखा था, चाल दे ही रखा था। कभी कभी इसी सवाल को चेंज कर देता है। यहाँ नाव और धारा की गति दे रखा है ना, कभी कभी सीधा सीधा दे देता है। अगर कह दे कि अनुप्रवाह चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊर्ध्व प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, कुल समय 1 घंटा लग रहा है, तो बतिया हुआ होगा। वहां पर नाव और धारा का अलग अलग करके पूरा का पूरा दे रखा है, पूरा का पूरा दे रखा है। तो एक सवाल और भी तो बनाए जा सकते हैं ना। बस सवालों से जितनी चर्चा होगी वो सवाल उतना ही आपके पास रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया। तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही ना हुआ। इसी वजह से आपको बता दे रहे हैं कि अगर कभी भी कुल समय दे रखा हो और अगर दूरी पूछ रहा हो तो दिमाग में नोट करने वाली क्या बात है कि कुल समय बराबर छोटा छोटा समय, कुल समय बराबर छोटा छोटा समय। अगला जरा देखते हैं, करा एक समांतर श्रेणी का आ गया ना, समांतर श्रेणी। अब बात कर लेते हैं, आप सवाल लगाइए, हम आपको श्रेणी बताते हैं, समांतर श्रेणी। तो ई बताइए, जिसको आ रहा हो सवाल लगाए, जिसको नहीं आ रहा वो यहाँ देख ले, ठीक है ना। जिसको आ रहा हो सवाल लगाए, जिसको नहीं आ रहा वो यहाँ देख ले। तो जरा देखिए समांतर श्रेणी की पहली बात करें, कह रहा है समान प्लस अंतर प्लस श्रेणी। बोलिए यही ना बोला है। इसका मतलब है कि ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। अब मान लेते हैं प्रथम पद इसका a है, और अगर फार्वांतर अंतर अंतर फार्वांतर अंतर कितना हो d हो, तो ये बताए अगर हम कहते हैं 2 कहते 4 का अंतर लो, तो अगला आएगा क्या 6। तो आप कहेंगे 2 + 4 है ना, यही ना कहेंगे। फिर अगला आएगा तो कहेंगे 6 धन 4 लिख दीजिए, तो वही ना बतिया है। तो 2 + 4 धन 6 ना लिखेंगे, बतिया वही ना होगा। सॉरी 4 का अंतर है ना। वैसे यहाँ पर अगर डी का अंतर लेंगे तो अगला पद हो जाएगा a + d, अगला हो जाएगा a + 2d, अगला हो जाएगा a + 3d, ऐसे करके डाट। अब जरा देखिए ये कैसे हो रहा है। पहला a, दूसर का 1 d कम, तीसर का 1 d कम,
यानी ए प्लस 2d, तीसर का 2d, चौथ का ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, छठवां ए प्लस 5d, 11वां ए प्लस 10d, नहीं समझे? 13वां बोलिए बोलिए 13वां ए प्लस 12d। तो यह नवा क्या हो जाएगा? ए प्लस एक ठो कम कर दीजिए क्योंकि हमेशा कम हो रहा है ना, तो यह नवा माने यार में से ठो कम इंटू टी, यही फार्मूला बन जाता है जी। तो यह नवा पद और यह नवा पद को हम अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं टी एन, यह नवा पद टोटल नंबर ऑफ एन, और यही फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहली बात हुई। और अगर बात करें पदों के योग की, तो पदों का जो योग होता है वो होता है आपका एफ एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, या इसी को लिख सकते हैं एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है आपका। कह दीजिए इतना तो बता दिए, कुछ और बताइए, जो सवाल लगाना उसको बताइए, उसका आंसर कितना आएगा। पहले कुछ और बताते हैं। अगर 3 समांतर श्रेणी मानना हो, कभी भी 3 समांतर श्रेणी अगर मानना हो तो आप क्या करेंगे? एक ठो ए मानेंगे, एक ठो ए प्लस डी उधर करिए, एक ठो ए माइनस डी उधर करिए। अर्थात कर रहे हैं अगर 5 मानना तब तो ये महाराज ए प्लस 2d इधर करिए, ए माइनस 2d इधर करिए। कभी 7 मानना हो तब तो ए प्लस ये कितना हुआ? ए प्लस डी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इधर करिए और ए माइनस 3d इधर करिए। ये हुआ मानने का तरीका। सवाल आते हैं इस पर। और अगर कह दीजिए कि अगर 4 मानना हो, माने समान सम वाले माना, ये भी सम वाले हुए ना, अगर सम वाला मानना होगा तब क्या करेंगे? तो देखिए अगर 4 मानने हैं तो ए प्लस डी और ए माइनस डी पहले लिख दीजिएगा, इधर लिखिएगा ए माइनस 2d और इधर लिखिएगा तब ए प्लस 2d। बतिया हुआ, चाहे प्लस वाले को उधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। तो ये हो गया। तो कभी कभी कहना देता है कि 3 समांतर श्रेणी में पदों का योग अगर कह दे कि कोई 3 समांतर श्रेणी में कोई 3 पद हैं जो समांतर श्रेणी में है, उनका पदों का योग 36 दे रखा हो। क्या दे रखा हो? 36। इसका मतलब देखिए 3 मानेंगे ना तो ये तीनों को मान लेंगे, तो क्या कर देंगे? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसी का मान दे रखा है 36। तो देखिए डी से डी कट जाएगा, ए और ए मिलकर के 3a, तो 3a बराबर 36, तो a बराबर 12 हुआ कि नहीं। और अगर कह दे डी का मान 4 है, तो बस अब कह दे आपको बराहवा पद बताओ तो क्या हो जाएगा? a प्लस 11d नहीं हो जाएगा। कद 15वां बताओ तो a प्लस 14d, कद 11वां बताओ तो a प्लस 10d हो ना जाएगा। a का मान 12 है, d का मान 4 है, रख करके ज्ञात कर सकते हैं। अब बताइए, अब आपका सॉल्वा देखिए, अब इस सॉल्वा को बता देते हैं, इस थियरिया को उतार लीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद से सवाल बताते हैं। तो ये था समांतर श्रेणी का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये एसएससी की परीक्षाओं में जरूर आते हैं, ठीक है ना। तो एसएससी वाले एकदम ध्यान दें। देखिए अब क्या करा, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा का मतलब हुआ जी ए प्लस 2d बराबर कितना दे रखा है? -9। बोलिए दे रखा है कि नहीं? हुआ ना तीसरा। और अगला कह रहा है फतवा, तो फतवा का मतलब हुआ ए प्लस 6d, और ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 11। बस। तो अब बताइए इसको क्या करिएगा जी? घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये से कट जाएगा, 2d और माइनस 6d माइनस 4d, अब माइनस माइनस मिलकर के माइनस रहेगा, तो 11 9 20 ना हुआ, माइनस से माइनस हट जाएगा, 4 5 20, डी का मान कितना आ गया जी? 5 ना आ गया। आज जब डी का मान हम यहाँ पर रख देंगे चाहे यहाँ झटक देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो डी का मान रख दीजिए, तब 5 दूना 10 ना हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा? -10 और -9 -19। ये हो गया, ए का मान डी का मान मिल गया। अब समझ में आया। अगर कह देता आपसे 11वां पद तो ए प्लस 10d, अगर कह देता आपका 15वां, अब क्वेश्चन क्या है? 15वां पद तो ए प्लस 1 कम 14d, तो ए का मान है -19 आ प्लस 14 गुणे डी का मान कितना है? 5। तो 14 5 70 और 70 को 19 में से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 70 में से 20 कितना हुआ? 51 ना हुआ जी। तो ये हो गया आपका आंसर 51। तो बस, तो आपको समांतर श्रेणी अगर समझ में आई होगी तो अब नहीं, आपको अगर यहीं पर कह देता आप 21वां पद ज्ञात करो तो a प्लस 20d हो जाता है, 50वां पद ज्ञात करो तो a प्लस 49d हो जाता है। बस, तो आपको यही करने थे। और ये तो अगर ये थियरी पता हो गई,
अगर थ्योरी पता होगा तो ये नीचे ऊपर करके कोई भी काटते पीटने आता है आपको, समीकरण सॉल्व करने आता है आपको, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि कुल कितने, बस कुछ और प्रश्न है ना। देखिए क्या करा, सरलीकरण वाला क्वेश्चन है। 1/5 पर कितना घात है 3y, और ये क्या है भैया, ये 0.008 सॉरी। तो 1/5 पर जो 3y है इसको हम लिख सकते हैं 8 बटा कितना 1000, यही ना। तो ये बताइए 8 बटा 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 2/10 पर होल क्यूब। अरे 2 का क्यूब 8 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 2 × 5 = 10, यानी कितना हो सकता है इसको 1/5 का क्यूब। अब देखिए 1/5 1/5 के बराबर है, आधार आधार बराबर है तो घात घात के बराबर ना होगा, तो 3y बराबर हो जाएगा आपका 3, तो y बराबर आपका हो गया 1। आ गया ना। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो 0.25 पे y घात है, तो इसका मतलब y होगा 2.5 है ना, क्योंकि y का मान 1 है और किसी भी संख्या पर 1 घात रहता है तो 1 का ना होता है। ये आपका आंसर हो गया। ये तो सरलीकरण वाले सवाल थे, और इसमें सरलीकरण के भी सवाल खूब पूछे जाते हैं ना। हाँ, अब जरा अगले क्वेश्चन को देखिए, जरा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, धनात्मक गुणनखंड वाली बात है। तो 74 क्या कर रहा है, धनात्मक गुणनखंड कर लीजिएगा, तो 74 को सबसे पहले गुणनखंड करिए, तो 2 × 37 ना आएगा, तो 2 पर 1 घात 37 पर 1 घात। अब ध्यान से समझिएगा, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी है आपको। गुणनखंड की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, नोट करके लिखिएगा, जितने घात होते हैं उसमें 1 जोड़ दीजिए हमेशा, यानी 1 घात है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, और इसमें भी 1 घात है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूना 4। इसका मतलब हुआ, अगर कह दीजिए इसका मतलब हुआ जरा सा क्या नाम है, कोई और सवाल बताइए। जैसे 15 का गुणनखंड हम लोग करना है, तो कितना हो जाएगा 3 × 5, तो कितना हो जाएगा, ये 3 पर 1 घात है, 5 पर 1 घात है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 गुणे 1 + 1, अर्थात ये भी कितना आया 4 आया ना। अच्छा कोई और सवाल ले लेते हैं। अगर कह दें कि कितना 60 का गुणनखंड बताइए, कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी धनात्मक, तो 60 को क्या लिख देंगे 2 × 2 गुणे 3 गुणे 5, यही कर देंगे। तो जरा देखिए 2 पर कितना घात है, 2 घात है, 3 पर 1 घात है, 5 पर 1 घात है, यानी जो भी दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको किस रूप में लिखना है जी, गुणनखंड। किस रूप में, गुणनखंड। जब गुणनखंड कर लेंगे तो उनके घातों के रूप में लिख देना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, घतवा में 1 1 जोड़ते जाइएगा, तो 2 और 1, फिर अगला गुणा कर दीजिएगा 1 और 1, फिर 1 और 1, तो 3 हो गया, गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूना 12, कितना 12, बस। तो ये बात था। तो इसके कितने गुणनखंड आए, 4 आए। कौन कौन, अगर बात करा जाए 1 आएगा, 2 आएगा, 37 आएगा, और खुद 74 होगा। गुणनखंड वही ना होते हैं जो कि इसको क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से विभाजित कर दें, वही उसके गुणनखंड होते हैं। अर्थात 60 के कुल कितने गुणनखंड होंगे जी, 12 गुणनखंड होंगे। कितने, 12 लोग 60 को क्या कर देंगे, किसी तरीके से काट देंगे, ठीक है। जैसे 30 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 10 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 1 भी काट देगा, है ना। तो वैसे ही 4 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, नहीं काट देगा, 60 भी काट देगा 60 को। तो वही, तो ये सवाल नोट करके लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए जरा सा। अगला सवाल क्या है, कह रहा है 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो देखिए सवाल क्या है, 141 गुणे 142 गुणे 143, किससे भाग देना है, 6 से। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से इसको काटिए और बताइए शेषफल कितना बचा। तो 6, ध्यान क्या देना है, शेषफल पर ध्यान देना है, शेषफल पर। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, शेष पर ध्यान देना है, तो शेष को नीचे लिखा जाएगा। तो 6 से काटिए, 6 दूना 12 है, 2 आया, 6 3 का 18 है, तो 3 शेष बचा, 3 को लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। फिर गुणा है तो गुणा कर दीजिए, फिर 6 से काटिए, तो 6 दूना 12 है, और इस बार कितना फेफ आया, 4 फेफ आएगा। उसी तरीके से इसको काटेंगे तो 5 शेष आएगा ना। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 3 चौक को 12, 12 25 60। अगर ये जो संख्या गुणा करने पर अगर 6 से ज़्यादा आ रही है तो एक बार और 6 से काटेंगे, और अगर कह दीजिए अगर कम आई होती तो ये उत्तर हो जाता, ठीक है ना। तो 6 दाएं 60, यानी कितना शेष बचा, 0 शेष बचा, क्योंकि पूर्ण रूप से कट गया।
इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए जरा सा, मान लीजिए हम कोई सवाल लेते हैं 21 गुणे 33 गुणे 41, आइए 4 से। अब क्वेश्चन ऐसे कर दे कि 4 से काटने पर शेषफल बताओ, तो जरा देखिए 4 × 20 शेषफल बचा 1, 4 × 8 32 शेषफल बचा 1, 4 × 40 शेषफल बचा 1, तो 1 का नाम 1 का नाम 1 है। अब देखिए 1 4 से छोटा है ना, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा आ गया होता तो, अगर बड़ा आ गया होता तो भाग देते, ठीक ना। कैसे, जरा देखिए, अगर यही होता 23 गुणे यही हो जाता 35 गुणे यही हो जाता 43, तब 4 से अगर भाग देना होता तब देखिए क्या आता है। तो 4 × 5 20 कितना बचा जी, 3 बचा। 4 × 8 32 कितना बचा जी, 3 बचा। 4 × 40 कितना बचा जी, 3 बचा। तो 3 × 9 × 27। अब बताए 27 शेषफल नहीं ना, अब फिर से इसको 4 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24, कितना बचा शेषफल, 3 बचा। तो वो आंसर आएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा जिससे काटा जाता है उससे ना कॉमन होता है, उससे कॉमन आएगा शेषफल। तो बस ये दिमाग में रखने वाली बात है। तो ये तरीका है शेष ज्ञात करने का, शेष ज्ञात करने का ये तरीका है। तो बस, तो गुणा करने पर अगर वो ज्यादा आ रहा शेष से तो एक बार और भागिया देंगे, और नहीं अगर आया तो वही उत्तर होगा, और अगर आया तो एक बार और भाग दे करके तब जो आएगा उससे कम वो आंसर होगा। तो ये भी आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। और ये सब परीक्षा में आपके प्रश्न बना दिए जाते हैं। अब अगला देखिएगा, करा एक दुकानदार 4400 रुपया में एक वस्तु को बेचता है और 5500 रुपया अंकित करके कितना छूट दे रहा है। अरे भैया ये बताइए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य पर हमेशा क्या मिलता है, छूट न मिलता है। तो 100 माइनस छूट बटा 100 होता है ना। तो बस विक्रय मूल्य का कितना है, 4400 रुपया है, अंकित मूल्य का कितना है, 5000 रुपया है, गुणे 100 माइनस छूट बटा 100, है ना। चल ही नहीं रहा है कलम। हाँ, तो ये ना हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 चौके 88, 44 दूना 88, 88 बराबर 100 माइनस छूट। जब यही छूटवा इधर कर देंगे तो 88 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 12% का छूट दे रहा था ना। तो बस ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और अच्छा, अगर बात करें कि विक्रय मूल्य बराबर ये होता है, तो आपको एक और पता है कि विक्रय मूल्य बराबर यो होता है क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ चाहे हानि बटा 100। अरे बोलिए होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कह सकते हैं कि हई अगर विक्रय के बराबर हुआ तो इसके बराबर हुआ क्या, बिल्कुल सही है। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्रय गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि, जो भी दिया रहे बटे 100। नोट करके लिखिएगा ये फार्मूला, ये नोट करके कॉन्सेप्ट को लिखिएगा। और कभी भी ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब अंकित मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ हानि की बात कर रहा हो, छूट ज्ञात करने के लिए कर रहा हो। मतलब किसी भी सवाल में अंकित, क्रय, छूट, लाभ हानि, अगर ऐसी बात हो रही है, अगर इन लोगों की बातें हो रही हैं, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे जी, यही फार्मूला लगाएंगे। तो बस ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना। तो बस इस प्रश्न को याद रखे रहिएगा, और इस पर आपको फ़ाइल भी बताया गया है, ठीक है ना। बस इसका मान दे दिया रहा है, क्रय मूल्य का मान लीजिए दिया हो, और अंकित मूल्य का मान दिया हो, और लाभ का रहा हो 10% चाहिए, तो काहे छूट नहीं ज्ञात कर लेंगे, फार्मूला में तो रख करके ज्ञात कर लेंगे। तो सवाल पर सवाल खूब बनता है। हाँ, अगला फल देखिए, कह 2 संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है, 2 और 3 के अनुपात में। तो हई हो जाएगा 2x, हई हो जाएगा 3x। बोली हो जाएगा कि नहीं। कह रहा है पहली में से 50 घटाया जाए, पहली में से 50 घटा दीजिए, और दूसरी में से 50 जोड़ा जाए तो अनुपात हो रहा है 1:4, यानी अनुपात के रूप में है। इसमें से क्या कर दीजिए, 50 जोड़ दीजिए, तो कह रहा 1:4 के अनुपात में हो जा रही है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू फाइल कर लीजिए। 4 दूना हो जाएगा 8x, और सॉरी माइनस, और ये कितना हो जाएगा 200 बराबर
3x आपस 50 एक का गुणा होगा तो 3x इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 5x, 200 उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा ये 250। ऐड हो जाएगा ना, जुट जाएगा ना। तो जरा देखिए 5 5 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, कितनी आ गई 50 आ गई। क्या पूछ रहा है, मूल संख्याओं का योग कितना होगा, तो 2 और 3 5x ना होगा, 5 ना x होगा, तो 5 गुणे 50 इक्वल टू 250, यानी 250 होगा। अगर पूछ दिया होता इनका अंतर कितना होगा, तो 3 और 2 का अंतर हुआ 1, यानी 1 x आया तब अंतर हो जाता 50 केवल, हो जाता बस। तो ये सवाल यही था, ये तो सरलीकरण का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कोई क्वेश्चन और है। हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर कभी भी ऐसा सवाल दे कर 10 संख्याओं का औसत 14 है, क्या दे रखा है, नोट करके लिखिएगा। 10 संख्याओं का औसत 14 है, तो पूछ रहा है अगर 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 14 में 6 से गुणा कर दीजिए तो 84 हो जाएगा। यानी अगर कह दीजिए कि अगर 5 संख्याओं का अगर औसत दिया रहे, 5 संख्याओं का अगर औसत दिया रहे 8, तो 10 से गुणा करने पर औसत कितना हो जाएगा, 10 गुणे 8 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। यानी जिससे गुणा करने के लिए कहा जाएगा उसी का औसतवा में गुणा कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। तो नोट क्या है कि अगर जितना भी औसत दिया रहा है, कितना भी संख्याओं का अगर औसत दिया रहा है और संख्याओं से छेड़छाड़ ना हो, माने 10 संख्या थी तो 10 होनी चाहिए, 15 है तो 15 होनी चाहिए, 20 है तो 20 संख्या होनी चाहिए। और अगर उसका औसत दे रखा कह रहा हो कि 40, कह दे कि 3 से गुणा कर दिया जाए सभी संख्याओं में, तो औसतवा कितना हो जाएगा, तो 40 तिहाई 120। इसका मतलब जिससे गुणा करने के लिए कहा जाएगा उससे हम क्या करेंगे, औसत में गुणा कर देंगे। और यही आपके सवाल थे। तो ये सब सवाल आपको बताना था, और फिर उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। और आपको जो भी चीजें ना समझ में आए तो जरूर आप बताइए, ताकि हम पूरी कोशिश करें आपको समझाने की। धन्यवाद, जय हिंद।